आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरेंगे जिनकी एक कविता तो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती है, लेकिन उनकी अपनी कहानी वो उस कविता से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, ये लाइनें ये तो हम सब ने सुनी है, कहीं ना कहीं स्कूल में 15 अगस्त को हर जगह। लेकिन सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक मंत्र बन गए, आज़ादी के पूरे संघर्ष की, उसकी आत्मा की पहचान बन गए। तो फिर सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कौन थे वो कवि जिन्होंने इतनी दमदार कविता लिखी और जिनको क्रांति के लिए, रेवोल्यूशन के लिए मौत की सजा सुना दी गई। चलिए जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और इस कहानी को जानते हैं। तो उनकी कहानी को हम शुरू से शुरू नहीं करेंगे, नहीं, हम सीधे चलेंगे उस एक दिन पर, उस एक घटना पर जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। याद रखिए, इस तारीख को 9 अगस्त 1925 लखनऊ की तरफ एक ट्रेन बढ़ रही थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ट्रेन सफर नहीं, इतिहास बनाने जा रही थी। अब देखिए, ये कोई आम लूटपाट नहीं थे, बिल्कुल नहीं, ये एक प्रॉपर प्लान था। टारगेट वो ट्रेन जिसमें ब्रिटिश सरकार का खजाना जा रहा था। ऑब्जेक्टिव उसी खजाने से अपने रेवोल्यूशन को फंड करना, और इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड कोई और नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहां आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक कवि, एक शायर जिसका काम शब्दों से था, वो हथियार उठाने पर मजबूर क्यों हो गया? ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब उनके अतीत में है। चलिए उनके बचपन और जवानी के दिनों में चलते हैं। और यहीं हम देखेंगे कि कैसे राम प्रसाद बिस्मिल बने। बिस्मिल का मतलब ही होता है घायल या बेचैन। तो वो कौन सी चोटें थीं, कौन सी बेचैनी थी जिसने उन्हें क्रांतिकारी बना दिया? तो कहानी शुरू होती है 1897 में शाहजहांपुर से। बचपन से ही उन्हें लिखने का, शायरी का शौक था। बिस्मिल उनका तखल्लुस यानी पेन नेम बन गया। पर जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब वो आर्य समाज और स्वामी सोमदेव से जुड़े। बस वहीं से उनके अंदर देशभक्ति की, नेशनलिज्म की आग जल उठी। सब कुछ चल रहा था और फिर आया साल 1919। ये साल, ये उनकी जिंदगी का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जलियांवाला बाग। इस एक घटना ने, उस बर्बर नरसंहार ने बिस्मिल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनका भरम टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि अब शांति से, अनुरोध से आज़ादी नहीं मिलने वाली। अब तो सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र रास्ता बचा था। तो अब उनका रास्ता बिल्कुल साफ था, और बिस्मिल सिर्फ सोचने वालों में से नहीं थे, वो करने वालों में से थे। उन्होंने एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम शुरू कर दिया। साल था 1923। अपने जैसे ही जोशीले क्रांतिकारी दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने नींव रखी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, HRA। और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था, बिल्कुल नहीं। इस HRA का विजन बहुत बड़ा था। सिर्फ अंग्रेजों को यहां से निकालना इनका मकसद नहीं था। ये लोग आज़ाद भारत को एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के रूप में देखते थे, और इस बड़े सपने के लिए रिसोर्सेज चाहिए थे, नौजवानों का नेटवर्क, हथियार और पैसा। और वो पैसा, उसी को जमा करने के लिए काकोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। तो काकोरी कांड हुआ, और जैसा कि होना ही था, ब्रिटिश सरकार जाग गई। अब हमारी कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। उस ट्रेन रॉबरी के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश हुकूमत के लिए ये एक आम डकैती नहीं थी। ये उनकी इज्जत पर, उनके इकबाल पर हमला था। वो बुरी तरह से बौखला गए। और फिर शुरू हुआ एक मैसिव क्रैकडाउन। पूरे देश में छापेमारियां हुईं और 40 से ज्यादा क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अगस्त 1925 में काकोरी कांड होता है, गिरफ्तारियां शुरू होती हैं, मुकदमा चलता है, और ठीक 2 साल बाद सितंबर 1927 तक फैसला आ जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, चारों को सजाए मौत। फैसला आ चुका था, सजाए मौत। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? नहीं, असल में उनकी असली कहानी, उनकी लेगेसी तो यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल। वो इस पूरे आंदोलन के दिल भी थे और दिमाग भी। एक तरफ उनकी कलम थी जो आग उगलती थी, और दूसरी तरफ उनका दिमाग था जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्लान बनाता था। उन्होंने ही क्रांति की इस मशाल को जलाया था। और उनके साथ उनके जिगरी दोस्त अशफाकुल्ला खां। इन दोनों की दोस्ती वो सिर्फ दोस्ती नहीं थी, वो उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल थी। मजहब अलग थे पर देश एक था।
मकसद एक था, और दोनों ने साथ जीने, साथ मरने की कसम को आखिर तक निभाया। तीसरे थे राजेंद्र लाहिड़ी, बंगाल की क्रांतिकारी जमीन से आए एक और निडर सिपाही। उनका मानना था कि कुर्बानी देंगे तभी नौजवानों में जोश जागेगा, और उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। और चौथे थे ठाकुर रोशन सिंह। इंटरेस्टिंगली वो काकोरी कांड में डायरेक्टली शामिल नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें भी साजिश का हिस्सा माना और मौत की सजा दे दी। इन चारों ने अपने बलिदान से आज़ादी की लड़ाई का एक नया चैप्टर लिख दिया। तो बिस्मिल की लेगेसी, उनकी विरासत दो हिस्सों में है। एक तरफ उनका बनाया हुआ एचआरए, जिसने आगे चलकर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के लिए जमीन तैयार की, और दूसरी तरफ उनकी कविता सरफरोशी की तमन्ना, जो आज़ादी की लड़ाई का एंथम बन गई। तो वो एक कवि भी थे और एक क्रांतिकारी भी। एक ने आवाज दी तो दूसरे ने रास्ता दिखाया। 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल। फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले भी उनका जज्बा, उनका हौसला टूटा नहीं। उनके आखिरी शब्द भी, सोचिए, एक कविता ही थे, उनके अटूट इरादों का सबूत। सिर्फ 30 साल। राम प्रसाद बिस्मिल ने सिर्फ 30 साल की जिंदगी जी, लेकिन उन 30 सालों में वो इतना कुछ कर गए, इतनी बड़ी प्रेरणा छोड़ गए, जो शायद 300 सालों तक भी कम ना पड़े।